स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इस पर हमें दो तरह का यहाँ पर हमारे जो सिस्टम है, दो तरह के सिस्टम यहाँ पर हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा यहाँ केमिकल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जैसे कि जो न्यूरल सिस्टम की बात की जाए या नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो जो नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर इनका रोल होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन के थ्रू हमारी एक बॉडी एक्टिविटी है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारी जो बॉडी एक्टिविटी है या जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको हार्मोन के थ्रू यहाँ पर उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये दोनों अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपस में मिलकर दोनों या तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में यहाँ पर एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं या फिर अलग यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो मेनली पार्ट होता है ब्रेन का, लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है इससे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम में आपस में कोऑर्डिनेट फॉर्म में यहाँ पर बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर यह हुआ इसका इंट्रोडक्शन। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे यहाँ पर चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल यानी कि यहां पर हम मेनली बात करेंगे यहां पर नर्वस सिस्टम की, और दूसरी अगर हम बात करें यहां पर एक तो हुआ दो वर्ड है यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मीनिंग होता है यहां पर कि अगर हम यहां पर इफ वी रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गन, यानी कि अगर यहां पर हम किसी एक ऑर्गन की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं तो यहां पर उसे बोला जाता है कंट्रोल। और बात करें दूसरे वर्ड की कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि अगर यहां पर हम टू और मोर ऑर्गन इंटरएक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, यानी कि यहां पर क्या होगा कि दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में यहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर जो उनकी कोई प्रोसेस जो उनको करवानी है उसको यहाँ पर बढ़ाएंगे और अपना फंक्शन को यहाँ पर एक दूसरे के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है ये इसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो दो ऑर्गन आपस में काम कर रहे हैं ये यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इनका रीजन ये होता है कि अगर ये जो दो ऑर्गन हैं जैसे कि हमारी यहाँ पर हम जैसे कि पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। पहले तो हमने आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा किया, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा अगर आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो वो उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन यहाँ पर उससे ज्यादा बाइंड होगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमने एक तो यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा करवाया और दूसरी यहाँ पर ऑक्सीजन का यानी कि ब्रीथिंग की कंडीशन भी ज्यादा करवाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो या दो से अधिक ऑर्गन की एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाया, इंटरेक्शन करवाया है और यहाँ पर उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया है जिससे कि यहाँ पर क्या है कि जो टिश्यू है या सेल्स है उनको ऑक्सीजन यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर क्या है टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पर एक दूसरे की यहाँ पर फंक्शन या उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं ये यहाँ पर जो फंक्शन या एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये है यहाँ पर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर यानी कि होम्योस्टेसिस मतलब होता है साम्यावस्था। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है यहाँ पर
37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब मान लीजिए कि बाहर एनवायरनमेंट में गर्मी है, उस कंडीशन में क्या होगा कि गर्मी की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट रहता है उस वजह। और मान लीजिए कि बाहर की तरफ गर्मी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी से यहां पर स्वेटिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्वेटिंग से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वापस से कितना हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पर हम बात करें जैसे कि विंटर की, तो विंटर कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है यहां पर वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बाहर की तरफ यहां पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर कम हुआ है उस कंडीशन में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें स्विमिंग की यानी कि यहां पर हमें कभी कभी महसूस होती है, ठंड लगती है, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वापस से कितना आ जाता है, यहां पर 37 सेंटीग्रेड यहां पर वापस से बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो इस प्रकार वापस से हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वापस से कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां पर होम्योस्टेसिस की कंडीशन यानी कि साम्य अवस्था यहां पर हमें लानी पड़ रही है। यह बात हुई यहां पर होम्योस्टेसिस। अब जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन के लिए, कि कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होती है। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें यहां पर जैसे कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हम बात करें तो हम कर रहे हैं रनिंग। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज या रनिंग की, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है, एक मिनट स्क्रीन ठीक। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि हम बात करें एक्सरसाइज या रनिंग की, तो यहां पर होता क्या है कि जैसे कि रनिंग की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी मसल्स का यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा, और मसल्स की एक्टिविटी के लिए यहां पर क्या होगा कि जैसे कि हमारी मसल्स होती है स्केलेटल मसल, तो मसल की एक्टिविटी के लिए सिग्नल आना जरूरी है, और सिग्नल आने के लिए यहां पर हमारा काम करता है नर्वस सिस्टम। अगर हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो यहां पर पहले हमने इंक्रीज की नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। अगर नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी यहां पर इंक्रीज हुई, तो यहां पर फिर क्या होगा कि यहां पर जो मस्कुलर यहां पर मसल सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम यहां पर क्या होगा, उसकी मस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी यहां पर इंक्रीज होगी। और आपको पता है कि जब मसल्स यहां पर काम कर रही है उस कंडीशन में यहां पर उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को यहां पर उसे एनर्जी चाहिए, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और जो प्रोटीन्स है उनका यहां पर मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म या फिर हम बात करें यहां पर हमें ग्लूकोज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होगा यहां पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड का। तो यहां पर उनके ब्रेक डाउन करने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए यहां पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चाहिए उस कंडीशन में यहां पर हमारा यहां पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी एक्टिविटी यहां पर क्या हुई, सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी यहां पर एक्टिविटी, या फिर हम बात करें यहां पर जो हमारा हार्ट है उसकी एक्टिविटी यहां पर इंक्रीज हुई। उसके बाद हम बोल रहे हैं यहां पर जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्टिविटी रिलीज हुई, तो यहां पर जो ब्रीथिंग होगा यानी कि ऑक्सीजन का, जब यहां पर हम बात करें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर हम बात करें ब्रीथिंग की, जो ब्रीथिंग है ब्रीथिंग यहां पर इंक्रीज होगी, यानी कि यहां पर हमारा यहां पर लंग्स ज्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें यहां पर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा हुई उस कंडीशन में हमारा बीपी ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल्स तक पहुंचाना है। उस कंडीशन में यहां पर बीपी ज्यादा हुआ, और अगर बीपी ज्यादा होता है उस कंडीशन में आपको पता है कि यहां पर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी ज्यादा होगी, और अगर यहां पर GFR ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में यहां पर आपको पता है कि यहां पर किडनी अपना फंक्शन कर रही है। तो यहां पर क्या होगा कि जो किडनी है अपना फंक्शन कर रही है, तो उस कंडीशन में यहां पर किडनी फंक्शन भी इंक्रीज होता है। ये हुई यहां पर एक्सरसाइज और रनिंग की कंडीशन में। तो यहां पर आप देखते हो कि यहां पर 2 और मोर ऑर्गन यहां एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक दूसरे की एक्टिविटी को यहां इंक्रीज कर रहे हैं, और यहां पर ये फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि सपोज करो कि नर्वस सिस्टम अपनी एक्टिविटी को यहां पर परफॉर्म नहीं करते, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हमने नर्वस सिस्टम को हटा दिया है, तो उस कंडीशन में बाकी की जो एक्टिविटी होगी क्या वो यहां पर हो पाएगी क्या, या फिर हम बात करें यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने यहां से रिमूव कर दिया, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि जो यहां पर एक तो आरबीसी का फॉर्मेशन अगर होता भी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मसल्स तक नहीं पहुंचा पाएगा और मसल्स अपना एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाएगी। या फिर हम बात करें तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो लिपिड है अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर टू और मोर ऑर्गन, यहां पर जो जितने भी ऑर्गन हैं एक दूसरे के साथ यहां कोऑर्डिनेशन वे में यहां पर एक दूसरे की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने रनिंग करना बंद कर दिया है, उस कंडीशन में हम आ जाते हैं वापस से रेस्ट कंडीशन में। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही हम रेस्ट कंडीशन में आते हैं तो यहां पर ये जितने भी ऑर्गन हैं इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वापस से यहां पर जो एक्टिविटी क्या होगी यहां पर स्टॉप हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इनके लिए देयर एक्टिविटी स्टॉप ग्रेजुअली, यानी कि यहां पर जो इनकी एक्टिविटी है वो ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है। तो ये बात हुई यहां पर कोऑर्डिनेशन की। इस प्रकार हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। और इसके आगे हमने बात कर ली है कि यहां पर जो हमारा नर्वस सिस्टम एक बार देखते हैं, अगर हमारी जो बॉडी है वो दो प्रकार से यहां पर रेगुलेट होती है। एक तो होती है हमारा यहां पर नर्वस सिस्टम से, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो जो नर्वस सिस्टम होता है यहां पर ये करता है यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि हमें इस हाथ को मूवमेंट कराना है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इस हैंड से या फिर हम बात करें ब्रेन से, इस हैंड के लिए यहां पर क्या होगी, एक नर्व्स होगी या कुछ नर्व्स होगी। तो यहां पर जैसे ही ब्रेन से सिग्नल जाता है तो हम इस हाथ का मूवमेंट करा पाते हैं। तो क्या इसके अलावा क्या हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है या फिर हमारे जो दूसरे ऑर्गन हैं यहां पर क्या उनमें मूवमेंट शो होगा, क्या नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि इस ब्रेन से कुछ यहां पर स्पेसिफिक नर्व होगी, उनमें ही यहां पर इसकी एक्टिविटी को उस नर्व के द्वारा इस जो हैंड है या लिम्ब है या फिंगर से इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। बाकी जो होगा वो नॉर्मल रखा जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम यहां पर जो इनके काम करने की जो स्पीड होगी ये क्या होगी, वेरी फास्ट। यहां पर क्या होगा, ये वेरी फास्ट यहां पर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो वेरी फास्ट यहां पर इसका फंक्शन को परफॉर्म करता है। और जो इसके यहां पर ड्यूरेशन होगी काम करने की वो होगा यहां पर शॉर्ट लिव्ड, यानी कम समय के अंदर ही यहां पर ये अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर देता है। तो ये यहां पर जो इसका फंक्शन होगा या जो ड्यूरेशन होगा काम करने का वो क्या होगा, शॉर्ट। तो कम समय के अंदर यहां पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है ये एक तो हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा ये जहां इसकी बात करें तो यहां पर जो ये काम करता है ये वेरी फास्ट काम करेगा। और जो इसका ड्यूरेशन होगा काम करने का वो क्या होगा, बहुत कम समय के लिए। यहां पर जैसे ही फंक्शन परफॉर्म हुआ हाथों हाथ यहां पर जो स्टिमुलस मिलेगा या फिर इसका जो सिग्नल होगा वो खत्म हो जाता है। वहीं पर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमें क्या होता है कि यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि हम बात करें यहां पर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है, एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जिसका नाम है LH। तो जो LH हार्मोन है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में, पहले तो ब्लड के अंदर यहां पर ट्रांसफर करेगी या ब्लड में रिलीज करेगी। उसके बाद जो LH हार्मोन है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के विभिन्न जो दूसरे पार्ट है उनसे होते हुए यहां पर जो इसकी सेल्स होती है टेस्टिस के अंदर, लेडिंग सेल, वहां पर जाएगा और अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इनके बीच में यहां पर डायरेक्ट कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर नो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। उसके अलावा जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो इसके कंपेयर में यहां पर जो इसका जो ये काम करता है थोड़ा स्लो करेगा।
फास्ट तो होगा, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पर ये स्लो परफॉर्म अपना फंक्शन को स्लो परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पर जो इसका जो काम करने का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, वेरी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जैसे स्टिमुलस मिला, जैसे इसका काम यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर इसका फंक्शन बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर जो इसका फंक्शन है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर इसका फंक्शन देखा जाता है, प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन होगी। तो ये क्या कैसे परफॉर्म करता है, प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर इसका ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पर ये दोनों के अंदर डिफरेंस हुए, लेकिन कुछ मामले में यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन वे में अपना जो फंक्शन है परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो बॉडी है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। ये बात हुई यहाँ तक हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनके नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें डिफरेंट एनिमल्स में, मेनली हम यहां पर बात कर रहे हैं एनिमल्स की। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जो हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम हमें एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, वहीं पर प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहां पर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो यहां पर हम जितने पहले हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो यहां पर आप देखते हो कि पहले तो इन्वर्टिब्रेट्स है, फिर वर्टिब्रेट्स है। तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि यहां पर हाइड्रा की, तो हाइड्रा के लिए एनसीईआरटी बोलती है कि यहां पर डिफ्यूज टाइम ऑफ नर्वस सिस्टम होगा। यानी कि अगर मैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाकर बताऊं आपको, तो यहां पर क्या है, जैसे कि यह हाइड्रा है, ये इसके टेंटेकल्स हैं, ठीक है, ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। तो इसकी बॉडी के अंदर यहां पर नर्व नेट, यहां पर ऐसे डिफ्यूज टाइम में यहां पर नेट प्रेजेंट होंगे जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और एक ये नर्व नेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सिंपल टाइप का यहां पर नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर जो न्यूरॉन सेल होगी वो डिफ्यूज यानी कि फैली हुई कंडीशन में होगी और यहां पर नर्व नेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यह हाइड्रा के अंदर देखने को मिला। फिर नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट में हम एग्जांपल लें तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कॉकरोच की। कॉकरोच के अंदर आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी के अंदर यहां पर, अगर मैं बात करूं कॉकरोच के अंदर यहां पर, तो आपने कॉकरोच के अंदर जो इसका नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि सपोज करो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर यहां पर कुछ गैंग्लियंस यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ गैंग्लियंस यहां प्रेजेंट होंगे डोर्सल साइड पर, कुछ वेंट्रल साइड पर, और ये दोनों आपस में यहां पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बाकी हम बात करें यहां पर, तो यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्ट कुछ इस प्रकार से यहां पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो यहां पर जो इनका नर्वस सिस्टम होगा वो यहां पर वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा और यहां पर ये गैंग्लियन की फॉर्म यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व्स की फॉर्म में यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये किस फॉर्म में होते हैं, गैंग्लियन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर ये गैंग्लियन की फॉर्म में, और यहां पर एक लोकेशन होती है इंसेक्ट के अंदर जिसे बोला जाता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है यहां पर जो कॉकरोच है इसके अंदर यहां पर ब्रेन की तरह यहां पर काम करता है। यानी कि अगर बात की जाए कि कॉकरोच का ब्रेन पार्ट कौन सा है, तो वो जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है यहां पर कॉकरोच का ब्रेन होता है। तो हमने कहा कि इंसेक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, गैंग्लियन और ब्रेन यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, यानी कि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें अपनी भी, तो यहां पर इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमने यहां पर नर्वस सिस्टम की बात की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो यहां पर जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर यहां पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है हम उसे डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा सीएनएस जिसका फुल फॉर्म होता है यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस को हमने क्या बोला है, सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या बोला है सीएनएस को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोला है। अब यहां पर हमने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला? तो यहां पर देखिए, जैसे कि अगर हम अपनी यहां पर बॉडी की बात करें तो इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन अगर हम यहां पर बनाते हैं तो उसके जो सेंटर है, उस सेंटर के अंदर यहां पर इसकी लोकेशन होगी, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? और जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहां पर एक तो हमारी जो सेंट्रल एक्सिस है वहां पर लोकेटेड है, उसके अलावा जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है हमारा यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो हमने कहा कि इट लोकेटेड अलोंग सेंट्रल एक्सिस, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो इसका जो फंक्शन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये क्या करता है? ये कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर यहां पर एक पार्ट होता है सीपीयू। तो सीपीयू का फंक्शन होता है, जो कमांड उसको कंप्यूटर को दी जाती है वहां पर उस कमांड को वह रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो उसके अंदर यहां पर जो अगर कोई की प्रेस करते हैं तो उस कमांड को यहां एक्सेप्ट कर जो कंप्यूटर है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी कुछ इस प्रकार यहां पर काम करता है। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हम इसे डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यहां पर हम दो पार्ट की बात करते हैं, एक तो हमारा ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो यहां पर यह बात हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, सिर्फ यहां पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू नहीं है, उसके अलावा हमारे लिम्स हैं या फिर हम जो विसरल ऑर्गन हैं यहां पर उनको हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे कनेक्ट करने के लिए एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इसे क्या बोलते हैं यहां पर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा कि यहां पर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उससे जो न्यूरॉन निकलेंगे वो हमारी पूरी बॉडी में यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे विसरल ऑर्गन हैं या फिर हम बात करें अपने जो लिम्स हैं उनको या जो हमारी जो बॉडी ऑर्गन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक और इंटरमीडिएट जो कनेक्शन है नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कुछ फाइबर्स के थ्रू या न्यूरॉन फाइबर्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो हमारे विसरल ऑर्गन है या जो बॉडी ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है उनको कनेक्ट करता है। तो यहां पर जो हमारा इसके अंदर हम बात करते हैं टू टाइप ऑफ, यहां पर हम बात करेंगे फाइबर्स की। तो हमने कहा कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यहां पर दो तरह के फाइबर से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो हमारे ऑर्गन है उनको कनेक्ट करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर उन फाइबर्स की। तो पहले हम फाइबर 1 की बात करते हैं जिसका नाम होता है सेंसरी या फिर अफेरेंट फाइबर। सेंसरी और अफेरेंट फाइबर की बात करूं तो यहां पर इनका फंक्शन होता है कि यहां पर जो सेंसरी ऑर्गन है इनको यहां पर जो सेंसरी ऑर्गन है उनसे इंफॉर्मेशन लेकर जाता है ये सीएनएस तक। यानी कि जो ऑर्गन है हमारे सेंसरी ऑर्गन उनसे इंफॉर्मेशन को कहां तक लेकर जाएगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक लेकर जाएगा। और ये काम किसका है? सेंसरी या अफेरेंट फाइबर का। यानी कि अगर मैं कहूं जैसे कि ये बॉडी है और इस बॉडी से अगर मैं इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचा रहा हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो ये किसके द्वारा होगा? तो ये होगा यहां पर सेंसरी फाइबर्स के द्वारा या अफेरेंट फाइबर्स के द्वारा यहां पर इसका फंक्शन होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप की जिसका नाम है यहां पर मोटर या इफेरेंट फाइबर, तो इफेरेंट फाइबर का फंक्शन क्या होगा कि ये जो सीएनएस है उस सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा हमारे जो विसरल ऑर्गन है या फिर हम बात करें यहां पर जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। यानी कि अगर जैसे कि मुझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस लिम्ब को मूव करवाना है, उस कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहां पर लिम्ब की जो न्यूरॉन है वहां पर जाएगी। तो उस कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है जो न्यूरॉन, उसे हमने बोला है यहां पर मोटर या इफेरेंट फाइबर बोला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने इसमें यहां पर सुई चुभोई, उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि जैसे मैंने सुई चुभोई तो जैसे यहां पर मुझे पेन हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन दिमाग तक जो यहां पर जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है उसे हमने बोला है यहां पर सेंसरी अफेरेंट फाइबर या
सेंसरी फाइबर या अफेरेंट फाइबर। तो यहां पर हमने दोनों फाइबर की बात की है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहां पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके टाइप्स की, कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके आगे चलकर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा हमारा यहां पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक बार देखो, अभी तक हमने यहां पर इसका इंट्रोडक्शन लिया है कि यहां पर जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी को 2 टाइप के जो सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारी बॉडी को जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन वे में। उसके अलावा जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार के नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने यहाँ पर जो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें यहाँ पर हमने बात की, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के यहाँ पर फाइबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार देखो, अब हम आगे बात करेंगे यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, वो देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आगे चलकर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सोमेटिक यानी कि सोमा यानी कि हमारी जो बॉडी है उससे यहां पर जो नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है वो क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो यहां पर क्या है? जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इनमें से यहां पर ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहां से इंफॉर्मेशन को भेजेगा ये वॉल्यूंट्री, या फिर हम बात करें तो यहां पर जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है उनको यहां पर ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो हमने कहा यहां पर स्केलेटल मसल, तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन किसको भेजता है? यहां पर स्केलेटल मसल को या फिर वॉलंटरी ऑर्गन को। ठीक है, तो यहां से जो नर्वस सिस्टम है यहां से इंफॉर्मेशन कहां भेज रहा है? यहां पर स्केलेटल मसल या वॉलंटरी ऑर्गन। अगर हम बात करें जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो आगे चलकर ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्रेनियल नर्व और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व है यहां पर ये होती है 12 पेयर, इनका नंबर होता है 12 पेयर। और वहीं पर अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व की तो ये होती है 31 पेयर की। ठीक है, तो 31 पेयर यहां पर स्पाइनल नर्व देखी जाती है। ये बात हुई सोमेटिक नर्वस सिस्टम की। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी ऑर्गन तक या स्केलेटल मसल तक पहुंचाता है। उसके अलावा दूसरे नर्वस सिस्टम की जो दूसरे टाइप का यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो है यहां पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो इसका काम होता है कि ये जो सीएनएस है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है यहां पर इनवॉलंटरी ऑर्गन को। इनवॉलंटरी ऑर्गन की बात करें तो हम जैसे कि यहां पर स्मूथ मसल के लिए बोल सकते हैं या फिर जो कार्डियक मसल होती है यहां पर इनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। और यहां पर हमने देखा कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस से इंफॉर्मेशन वॉलंटरी ऑर्गन को, और वहीं पर ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये सीएनएस से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है इनवॉलंटरी ऑर्गन को। ये बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये आगे चलकर वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होता है यहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहां पर यह काम करता है इमरजेंसी कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन में। जैसे कि मान लीजिए हमें फियर हो या फिर हम स्ट्रेस हो या फियर फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में हो, स्ट्रेस कंडीशन में हो या इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में काम करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि यहां पर ऑटोनोमस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, तो ये यहां पर फंक्शन करता है इन नॉर्मल कंडीशन। जैसे कि अगर नॉर्मल कंडीशन में हमारे फूड का डाइजेशन हो रहा है, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, तो यहां पर उस एक्टिविटी में जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है वो है यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी कंडीशन में, उस टाइम पर हमारी जो
हार्ट रेट है, जो ब्रीथिंग है, या फिर हम बात करें यहाँ पर कार्डियक आउटपुट है, वो सब इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर यह हुआ क्लासिफिकेशन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर यह हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम इसका क्या होता है फंक्शन, कमांड एंड कंट्रोल का इसका काम होगा। और इसकी बात करें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो तरह के फाइबर की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे जो ऑर्गन है उनसे कनेक्ट करता है। तो एक होता है सेंसरी या अफेरेंट फाइबर, दूसरा होता है हमारा मोटर और न्यूरॉन फाइबर। जो सेंसरी फाइबर होगा वो क्या करता है कि जो ऑर्गन होंगे, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहां तक लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद में हम बात करते हैं मोटर या फिर इफेरेंट फाइबर की। तो यहां पर जो सेंट्रल नर्वस से इंफॉर्मेशन है ये लेकर जाएगा हमारे ऑर्गन तक। तो ये बात हुई फाइबर की। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे चलकर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है इसकी एक्टिविटी को हम डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि खुद से ये चलता रहता है। अब जब हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्केलेटल मसल तक। वहीं पर हम बात करें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, तो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन, स्मूथ मसल या फिर कार्डियक मसल तक, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये आगे चलकर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि होती है कि यहाँ पर इसे हम क्रेनियल नर्व्स में और साथ ही साथ ये स्पाइनल नर्व में, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो आगे चलकर वापस से ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये काम करता है इमरजेंसी की कंडीशन में, यानी कि ये यहाँ पर फियर, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में काम कर रहा है। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर काम करता है। तो ये बात हुई यहाँ पर इसके ओवरव्यू की, क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा है हमने। अब यहाँ पर आगे चलकर हम बात करेंगे, एक और डेफिनेशन होती है जिसमें हम बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि इसके लिए एनसीईआरटी बोलती है कि होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द CNS टू विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू CNS। यानी कि यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स किसका हो सकता है, या तो नर्व्स का हो सकता है या फिर फाइबर्स का हो सकता है। इनमें डिफरेंस हम आगे देखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए, या तो नर्व हो सकता है, फाइबर्स हो सकता है, गैंग्लिया हो सकता है या फिर प्लेक्सेस हो सकते हैं। जिससे क्या होगी कि जो इंफॉर्मेशन है कहां से जा रही है, फ्रॉम द CNS टू विसरा। यानी कि अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, CNS से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन तक, ये विसरल ऑर्गन तक यहां पर इंफॉर्मेशन गई। और एंड फिर क्या है, फ्रॉम द विसरा टू CNS। तो यहां पर फिर वापस से क्या गई, यहां पर विसरल ऑर्गन तक गई, फिर वापस से इंफॉर्मेशन कहां तक गई कि विसरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन वापस कहां तक जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इसके अंदर आप देखिए, तो अभी हमने दो टाइप के फाइबर देखे थे। एक वो फाइबर जो कि इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस से विसरल ऑर्गन तक लेकर आता है, उसको हमने क्या बोला था, तो हमने उसको बोला था यहां पर मोटर फाइबर। हमने उसे क्या बोला था, यहां पर हमने उससे बोला था मोटर फाइबर, ठीक। वहीं पर जो फाइबर विसरल ऑर्गन से या फिर हमारे जो ऑर्गन है उससे इंफॉर्मेशन कहां तक लेकर जा रहा है, ये लेकर जा रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उस कंडीशन में यहां पर हम उसे बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे, सेंसरी। तो हमने उसे क्या बोला है, सेंसरी फाइबर। तो हमने कहा कि यहां पर सेंसरी क्या करता है, सेंसरी फाइबर क्या करता है, विसरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के द्वारा विसरल ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम दोनों तरह के फाइबर की बात कर रहे हैं, जिसमें मोटर फाइबर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही हमें यहां पर सेंसरी फाइबर भी देखने को मिलता है। तो विसरल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमें यहां पर मोटर फाइबर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ सेंसरी फाइबर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां तक जा रही है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक, और इसको ले जाने वाला जो फाइबर होगा वो फाइबर कौन सा होना चाहिए भाई, इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक, तो इसके लिए यहां पर होगा हमारा मोटर फाइबर। ठीक, वहीं पर अगर मैं बात करूं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन तक जा रही है। उस कंडीशन में यहां पर भी जो फाइबर यूज होता है वो होता है यहां पर मोटर फाइबर। ठीक है, यहां भी मोटर फाइबर यूज हो रहा है। तो आप देखोगे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है यहां पर मोटर फाइबर का यूज हो रहा है। लेकिन हम बात करें यहां की विसरल नर्वस सिस्टम की, उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि हमें यहां पर एक तो मोटर फाइबर देखने को मिल रहा है जो कि सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, वहीं पर विसरल ऑर्गन से अपनी इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार का जो विसरल नर्वस सिस्टम है, यही यहां पर बात की जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि इसके अंदर हमें मोटर फाइबर भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ यहां पर हमें सेंसरी फाइबर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात हुई यहां पर विसरल नर्वस सिस्टम की। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो एक चीज हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इनकी फाइबर गैंग्लिया और प्लेक्सिस की, तो यहां पर जो प्लेक्सिस होता है इसको बोला जाता है यहां पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। क्या बोला गया है कि जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है उसको ही क्या बोलते हैं यहां पर, प्लेक्सिस यहां पर बोला जाता है। अब यहां पर ओवरव्यू से समझिए, जैसे कि ये यहां पर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर यहां पर ये इसके डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है और यहां पर ये एक्सोन है। ऐसे ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके यहां पर डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है और यहां पर ही यहां पर है एक्सोन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और ये एक्सोन। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रुप ऑफ, इसको हमने बोला है यहां पर सेल बॉडी, ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है यहां पर, तो ये यहां पर बनाता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट है कहां पर, ये प्रेजेंट है सीएनएस में, कहां पर, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं हम यहां पर न्यूक्लियाई। तो हमने क्या बोला है इसे यहां पर, या तो ये सीएनएस में प्रेजेंट हो सकता है या फिर हम इसे बोलें तो ये पीएनएस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीएनएस की, कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी अगर सीएनएस में प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं यहां पर न्यूक्लियाई, हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। वहीं पर अगर यहां पर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट है पीएनएस में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो इसे हम बोलते हैं यहां पर गैंग्लिया। नाम वही है, बस लोकेशन अलग है। अगर हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट है सीएनएस में, तो हमने उसे नाम क्या दिया है यहां पर, न्यूक्लियाई। और अगर यहीं पर जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसे नाम देंगे यहां पर गैंग्लिया। ठीक है, अब वापस से आओ, हम बात कर रहे हैं अब यहां पर बंडल ऑफ एक्सोन, यानी कि ये जो एक्सोन पार्ट है इसे हमने कहा कि ये है यहां पर बंडल ऑफ एक्सोन। हमने इसे क्या कहा है, बंडल ऑफ एक्सोन। अगर यही बंडल ऑफ एक्सोन प्रेजेंट है हमारे यहां पर, अगर हम बात करें सीएनएस में या फिर हम बात करें यहां पर पीएनएस की, तो ये जो बंडल ऑफ एक्सोन अगर सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं यहां पर ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर ये पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसे यहां पर बोलेंगे फाइबर, हम इसे क्या बोलेंगे, फाइबर यहां पर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा
कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी अगर सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियाई, वहीं पर पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो गैंग्लिया, वहीं पर अब हम बात करेंगे बंडल ऑफ एक्सोन, अगर सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो ट्रैक्ट और पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है तो फाइबर। ये बात हुई यहां पर विसरल नर्वस सिस्टम तक। यहां पर हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे यहां पर न्यूरल टिश्यू की। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये होता है मेनली टू पार्ट्स में यहां पर डिवाइड होता है, जो कि अगर हम बात करें जो हमारा नर्वस सिस्टम है मेनली बना किससे होता है, न्यूरल टिश्यू से। और जो न्यूरल टिश्यू होता है जैसे कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि जो न्यूरल टिश्यू होता है इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, इसका यहां पर ओरिजिन होगा। इसके साथ ही हम वहां देखते हैं कि जो ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर यहां पर लीस्ट जनरेशन की पावर होती है, यानी कि अगर इसमें डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में या तो इसमें लीस्ट पावर यानी कि वापस से ये सही होने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि अगर हमारा ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो बहुत कम चांस है कि वापस से ये सेल अपने आप को खुद को वापस से ठीक कर पाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो हमारा ब्रेन होता है ये एक वेरी हाई प्रोटेक्टेड बोनी स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर कवर होता है जिसे हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, तो जो न्यूरल टिश्यू होता है इसके अंदर यहां पर हम दो चीज की बात करते हैं, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, फिर हम बात करें या फिर इसे ग्लियल सेल भी बोलते हैं। जो न्यूरॉन होता है इसे हम यहां पर बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि यहां पर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहां पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें या फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन, यानी कि यहां से इससे मिलकर बना है। और फंक्शनल यानी कि यहां पर जो इसके फंक्शन को परफॉर्म करती है नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, वो भी क्या है, यहां पर न्यूरॉन है। अब जैसे कि जो न्यूरॉन होती है यहां पर ये इसमें तीन तरह के हमें यहां पर प्रोसेस, तीन तरह की यहां पर स्टेप होती है जिसके थ्रू यहां पर ये अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करती है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने अपने हाथ में सुई चुभोई, उस कंडीशन में यहां पर पेन हुआ तो यहां पर जो हमारी नर्व्स होती है उस पेन को यहां पर डिटेक्ट करेगी। पेन जैसे मैंने सुई चुभोई तो यहां पर जैसे ही दर्द हुआ तो उस पेन को यहां पर उसने डिटेक्ट किया। उसके बाद जैसे ये पेन यहां तक जैसे पेन डिटेक्ट हुआ उस कंडीशन में नर्व जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करेगी हमारे ब्रेन तक। तो उस कंडीशन में पहली यहां पर स्टेप क्या है हमारी डिटेक्शन की, फिर उसने क्या किया कि यहां पर जैसे ही ट्रांसमिट किया उस कंडीशन में यहां पर ट्रांसमिट पहले रिसीव करेगा, यानी कि यहां पर रिसीव किया और उसके बाद जैसे कि इसके यहां पर पहले क्या किया उसने रिसीव किया, पहले तो डिटेक्ट किया फिर रिसीव किया, ब्रेन ने रिसीव किया, फिर उसके बाद यहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसको वो करता है ट्रांसमिट। ठीक है, तो यहां पर वापस से उसके रेस्पॉन्स में जो उसे ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देनी होगी वो यहां पर की जाती है। तो यहां पर न्यूरॉन का काम क्या है, डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, यहां पर इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया सेल या ग्लियल सेल की। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसका मोर देन 50% पार्ट किसके द्वारा किया बनाया जाता है, यहां पर न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल के द्वारा। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहां पर जो न्यूरोग्लिया है उसके द्वारा यहां पर मोर देन 50% पार्ट यहां पर किसके द्वारा बनाया गया है, ग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया द्वारा। ठीक है, और लेकिन हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या है, हमारी न्यूरॉन है। उसके अलावा जो दूसरे पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यहां पर न्यूरोग्लिया। अगर मैं न्यूरोग्लिया की बात करूं तो इसका काम होता है यहां पर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो हमारी न्यूरॉन है उनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर बनाएगी उस टाइम पर। उसके अलावा यहां पर जो न्यूरोग्लिया सेल जो न्यूरॉन सेल है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काम भी किसका है, न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल का। अब जैसे कि हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एनसीईआरटी के अंदर कुछ ग्लियल सेल का नाम दिया हुआ है, तो हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि तो यहां पर अब देख सकते हैं पहली आती है हमारी एस्ट्रोसाइट, यानी कि यहां पर जो एस्ट्रोसाइट यानी कि यहां पर अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो वहां पर एक एनिमल होता है एस्टेरियास मतलब होता है यहां पर स्टारफिश। तो यहां पर जो ये सेल होती है ये भी कैसी होगी, एस्टर शेप की, इसलिए इसका नाम क्या है, यहां पर तारेनुमा स्ट्रक्चर होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, एस्ट्रोसाइट। और ये इसका फंक्शन की बात करें तो यहां पर इसका फंक्शन होता है मेनली यहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना, यानी कि यहां पर
जैसे ही अगर हम बात करें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है और जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसके बीच में यहां पर बैरियर बनाने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है हमारा एस्ट्रोसाइट। अब इसने यहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन क्यों किया, तो वो देखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है, जैसे समझिए कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पैथोजन या फिर बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाए और मान लीजिए कि उसने यहां पर क्या किया कि वह बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है और किसी भी मैक्रोफेज या जो दूसरे हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको किल नहीं कर पाता, और मान लीजिए वही ब्लड यहां पर हमारे ब्रेन तक चला गया, और आपको पता है कि जो हमारी एंडोथेलियल वाल होती है वो काफी पतली होती है और उसमें कुछ पोर्स होते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू अगर ये वायरस हमारे ब्रेन तक चला जाए और हमारे ब्रेन को डैमेज कर दे, उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर ब्रेन डैमेज हो जाता है। और अभी हमने बात की कि जो हमारा ब्रेन होता है उसकी जो न्यूरॉन सेल होती है उनमें रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है, यानी कि अगर वो डैमेज हो गया तो वापस से वो रीजनरेट करने की कैपेसिटी में उनमें कम होने की वजह से यहाँ पर हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि उस डैमेज से बचाने के लिए, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा यहां पर है पैथोजन के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एंडोथेलियल वाल है, तो उस एंडोथेलियल वाल के यहां पर ये क्या जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है वो जो पोर्स होते हैं उनके आसपास यहां पर ऐसे कवरिंग का फॉर्मेशन कर लिया। अब जैसे ही उनके पोर के आसपास ये कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, उस कंडीशन में होता क्या है कि यहां से सिर्फ न्यूट्रिशन गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज और गैसियस का एक्सचेंज हो पाता है। बाकी जो वो पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस है वो यहां पर उस एंडोथेलियल वाल को यहां पर क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसलिए यहां पर जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है यहां पर फॉर्मेशन करती है ब्लड ब्रेन बैरियर का। ठीक है, ये बात हुई एस्ट्रोसाइट की। नेक्स्ट बात करें हम यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट की। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है ये अगर यहां ये सीएनएस के अंदर यानी कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। जो एक्सोन होता है उसमें यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। किसके अंदर, यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। फिर आती है हमारी माइक्रोग्लियोसाइट। माइक्रोग्लियोसाइट के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर यह फेगोसाइटोसिस नेचर की होगी, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर तो इसके अंदर हमें लाइसोसोम का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर पैथोजन बैक्टीरिया अगर हमारे ब्रेन के अंदर एंटर भी होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनको पैथोजन और जो सेल डिब्रीज बनता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेल की डेथ हो गई उस कंडीशन में यहां पर जो उसका डिब्रीज यानी कि कचरा होगा उसको फेगोसाइटिस करने का काम किसका होता है, माइक्रोग्लियोसाइट का। उसके अलावा एनसीईआरटी एक और सेल की बात करती है जिसका नाम होता है स्वान सेल, और स्वान सेल यहां पर भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, लेकिन वो किसमें करेगी, पीएनएस में। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कहां करेगी, सीएनएस में। वहीं पर जो स्वान सेल होगी वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ग्लियल सेल के अंदर यहां पर 4 टाइप की सेल है। एक होती है एस्ट्रोसाइट सेल जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। दूसरी होती है ओलिगोसेकेराइट सेल जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो कि यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। तीसरी सेल होती है हमारी माइक्रोग्लियोसाइट सेल जो कि यहां पर फेगोसाइटोसिस करती है, किसका, पैथोजन और सेल डेब्रिज का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फिर नेक्स्ट सेल है यहां पर स्वान सेल या फिर स्वान सेल जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की न्यूरल टिश्यू की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो, माइलिन शीथ एक प्रकार की, जैसे कि हम बात करें आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां समझेंगे कि ये जो स्वान सेल होती है यहां पर ये स्पिंगोलिपिड की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझिए कि जैसे कि ये तो सेल है एक, ठीक है, ये एक सेल है। अब यहां पर क्या होगा कि जो स्पिंगोलिपिड होगा, आपने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि एक जो स्पिंगोलिपिड होता है उसका सिक्रेशन करती है, तो उसके अंदर यहां पर जो एक्सोन पार्ट होगा वहां पर इसका डिपोजिशन करवा देती है।
ठीक है, यहां पर डिपोजिशन करवाए तो यहां पर क्या होगा कि जब यहां पर इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा तो यहां पर ये क्या करिए कवर करके चल रही, तो यहां पर इंफॉर्मेशन का जो कंडक्शन होगा वो फास्ट होगा, किसकी वजह से, माइलिन शीथ की वजह से। जैसे कि अगर हम बात करें वायरिंग की, तो वायर के ऊपर यहां पर कवरिंग होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो फास्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर कवरिंग नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कवरिंग नहीं है तो जो क्या थोड़ा यहां पर जो करंट होगा रेजिस्टेंस शो करेगा और उसका जो फ्लो होगा वो कम हो जाता है। जब हम यहां पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब यहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर न्यूरॉन की, ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके अंदर यहां पर हम बात करेंगे तीन चीज की, यानी कि अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें तो इसके अंदर हमें तीन स्ट्रक्चर या फिर तीन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। एक होता है हमारा यहां पर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक, डेंड्राइट्स। फिर दूसरा होता है सेल बॉडी और तीसरा होता है यहां पर एक्सोन। और जो ये सेल बॉडी है इसी को ही दूसरा एक और नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है साइटोन, ठीक है। तो यहां पर हमें यहां पर प्रोसेस दिखाई देती है दो। तो अगर जैसे कि आप कहीं और भी पढ़ोगे तो वहां पर एनसीईआरटी तो यहां पर डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन बोलती है, या फिर कुछ जगह आप देखोगे तो यहां पर सेल बॉडी और टू प्रोसेस होती है, एक एक्सोन और दूसरी डेंड्राइट्स, ऐसे भी यहां पर दिया हुआ होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या दिया है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन, ठीक है। ये बात हुई यहां पर। अगर मैं बात करूं यहां पर न्यूरॉन की, तो जो न्यूरॉन होता है इसमें यहां पर कुछ स्मॉल, यहां पर जैसे कि ये प्रोसेस होती है स्मॉल प्रोसेस, और ये जो स्मॉल प्रोसेस है इन प्रोसेस को बोला जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है। इन स्मॉल प्रोसेस को हमने बोला है यहां पर डेंड्राइट। और ये जो डेंड्राइट होती है, इन डेंड्राइट को काम होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कहाँ ला रही है, सेल बॉडी की तरफ। तो इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लाती है, ये सेल बॉडी की तरफ। तो इस प्रकार यहाँ पर ये यहाँ पर फॉर्मेशन करती है सेल बॉडी का, ये सेल बॉडी हो गई। अब जब हम बात करें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बनाया है ये सेल बॉडी, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर ये है, यहां पर शॉर्ट, ये पूरा का पूरा यहां पर क्या है, ये है यहां पर डेंड्राइट, ठीक है। ये एक डेंड्राइट है और ये बहुत सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स है। इन डेंड्राइट्स, अगर मैं इन डेंड्राइट्स की बात करूं तो यहां पर ये क्या है, ये यहां पर शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर है, या फिर हम बात करें तो ये प्रोसेस है ऑफ न्यूरॉन, शॉर्ट ब्रांच्ड एंड यहां पर क्या है, प्रोसेज, ठीक है। शॉर्ट ब्रांच्ड यहां पर ये प्रोसेज है, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस होती है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जैसे कि कोई यहां पर स्टिमुलस, यानी कि यहां पर जैसे कि हमने पेन चुबाया तो उस कंडीशन में यहां पर एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो इस स्टिमुलस को यहां पर, ये यहां पर पहले मैं नाम दे देता हूं सभी को। यहां पर ये जो पार्ट होता है इसके अंदर यहां न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और जो इसका सेकंड पार्ट है इसे हम बोलते हैं यहां पर सेल बॉडी, सेल बॉडी, या फिर हमने इसे एक और नाम दिया था जिसे हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। तो यहां पर ये साइटोन हो गया। और जो इसकी लॉन्ग प्रोसेज है ये आगे चलकर यहां पर
एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाती है और उस ब्रांच स्ट्रक्चर के एंड पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोला जाता है सिनेप्टिक लोब। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पार्ट है, जो लॉन्ग प्रोसेस है किसकी, न्यूरॉन की, इसको बोला जाता है यहाँ पर एक्सोन। ठीक है, तो हमने एक न्यूरॉन के अंदर क्या देखा कि यहाँ पर शॉर्ट ब्रांच जो प्रोसेस है उसे तो हमने डेंड्राइट बोला है, वहीं पर जो यहाँ पर इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर, जो यहाँ पर उसे बोला है हमने सेल बॉडी। ठीक है, और इसकी जो लॉन्ग प्रोसेस है उसे हमने बोला है एक्सोन। और जो ये एक्सोन पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके जो टर्मिनल एंड होता है, ये टर्मिनल एंड यहाँ पर ब्रांच्ड होगा, और इस टर्मिनल एंड के लास्ट में यहाँ पर एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, सॉरी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक लोब, इसे यहां पर बोला जाएगा सिनेप्टिक बल्ब या फिर इसे सिनेप्टिक लोब भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिनेप्टिक लोब हुआ यहां पर। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर जैसे कि कोई स्टिमुलस आया तो उस कंडीशन में ये जो डेंड्रोन है ये इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर जाएगा, साइटोन पर। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है इसको कहां पर पहुंचा रहा है, टूवर्ड द साइटोन। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब यहां पर इसकी सेल बॉडी या फिर हम बात करें जो साइटोन है इसकी, तो इसके अंदर यहां पर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है कि इसके अंदर जैसे कि एक नॉर्मल सेल होती है उसी की तरह यहां पर इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, जो कि इसका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, तो एक कंप्लीट यहाँ पर सेल है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। वो ग्रेन्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक तो वो प्रेजेंट होते हैं साइटोन के अंदर, उसके अलावा ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर डेंड्राइट्स के अंदर भी। तो जो ग्रेन्यूल्स हैं कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि हमें साइटोन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा ये ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देते हैं कहाँ पर, डेंड्राइट्स के अंदर। तो डेंड्राइट्स के अंदर भी हमें यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स शो हो रहे हैं, और इन ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है निसल ग्रेन्यूल। तो हमने कहा कि यहां पर कुछ ग्रेन्यूल है जिसे हमने क्या बोला है, निसल ग्रेन्यूल। निसल ग्रेन्यूल इसे बोला जाता है, निसल्स ग्रेन्यूल यहां पर बोला जाता है। और ये जो निसल्स ग्रेन्यूल है ये क्या होते हैं, तो यहां पर ये एक तरह से बने होते हैं RER से। किससे मिलकर बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बने होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसका फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे कि जो RER है इसका फंक्शन क्या होता है। RER का फंक्शन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का हम ER पढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER का फंक्शन क्या होता है, हेलो, ठीक है। तो जो RER होता है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने कहा कि जो RER है इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन हो जाता है। तो RER का ये यहां पर निसल्स ग्रेन्यूल बनी होती है और इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ सेल बॉडी के बारे में। और अब यहां पर जो हमने निसल्स ग्रेन्यूल की बात कर रहे हैं तो एक्सोन के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर वापस से आते हैं, जो यहां पर साइटोन है और जो एक्सोन है, इनके जहां से एक्सोन पार्ट स्टार्ट होता है वहां पर इस स्टार्ट पार्ट को बोला जाता है यहां पर इसको बोला जाता है यहां पर एक्सोन हीलोक। तो हमने क्या कहा कि यहां पर जो कहां पर साइटोन की एंडिंग और यहां साइटोन की एंडिंग और यहां पर जहां से एक्सोन पार्ट स्टार्ट हो रहा है उस पार्ट को यहां पर बोला जाता है एक्सोन हीलोक। क्या बोला है इसको, एक्सोन हीलोक, यहां पर इसे
एक्सोन ही लोग बोला जाता है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो पूरा पार्ट है इसको बोला है हमने एक्सोन, और एक्सोन के लिए अगर हम बात करें तो एक्सोन को हम बोलते हैं यहां पर लॉन्ग और ब्रांच्ड। ब्रांच्ड ये भी है लेकिन अपने टर्मिनल एंड पर, तो यहां पर क्या है, लॉन्ग और ब्रांच्ड यहां पर प्रोसेज है, ठीक है। वहीं पर वो क्या है, शॉर्ट और ब्रांच्ड प्रोसेज है। ये सिंगल है ऐसे तो, लेकिन अपने टर्मिनल एंड पर यहां पर देखने को मिलता है। तो हम चाहे तो इसे ब्रांच ना लिखकर यहां पर क्या है, सिंगल लॉन्ग प्रोसेज यहां पर इसे बोल देंगे। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगल लॉन्ग प्रोसेज यहां पर ये होता है, सिंगल लॉन्ग प्रोसेज यहां पर ये होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो एक्सोन होता है अपने टर्मिनल एंड पर जाकर ये क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया। अब जैसे ही ब्रांच्ड हो गया तो इसकी टर्मिनल एंड की बात करें तो यहां पर हमने कहा कि यहां पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हमने बोला है सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक लोब बोलते हैं हम इसे, सिनेप्टिक लोब। और जो ये सिनेप्टिक लोब है इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट होती है कुछ वेसिकल्स। हमने कहा कि यहां पर जो सिनेप्टिक लोब है इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट होती है कुछ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं यहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो हमने क्या कहा यहां पर कि जो सिनेप्टिक लोब है इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट है कुछ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को ही हम बोलते हैं यहां पर, क्या बोलेंगे हम इनको, सिनेप्टिक, इसे हम बोलते हैं यहां पर सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल हमने इसे बोला है। और जो ये सिनेप्टिक वेसिकल है इनमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कंडक्शन पाथवे है उनमें यहां पर न्यूरो कंडक्शन पाथवे में ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं यहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पर इनको बोला जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पर इनको बोला जाता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है कि यहां पर जो एक्सोन पार्ट है उसकी जो टर्मिनल एंड है उस पर पाई जाती है कुछ सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक लोब। उन सिनेप्टिक लोब के अंदर कुछ वेसिकल्स देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन्हीं के अंदर यहां पर फिल होता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। और जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है जब हम कंडक्शन पाथवे पढ़ेंगे तो वहां पर कंडक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पर हार्मोन के थ्रू यहां पर प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे ही जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर यहां पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे यहां पर फंक्शन को करने में यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये बात हुई हमने यहां पर एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन की यहां पर बात की। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर स्वान सेल की। तो हम बात कर रहे थे, अगर हम यहां पर स्वान सेल की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम यहां पर कौन से न्यूरॉन की बात करेंगे, तो हम यहां पर बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन की, क्योंकि जो स्वान सेल होती है वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर ये एक स्वान सेल है, ठीक, फिर इनके बीच में यहां पर फिर ये दूसरी स्वान सेल है, और फिर यहां पर नेक्स्ट स्वान सेल है, और फिर यहां पर ये नेक्स्ट स्वान सेल है। तो इस प्रकार यहां पर स्वान सेल प्रेजेंट होती है। और ठीक, ये स्क्रीन, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, ये यहां पर ये स्वान सेल है। अब यहां पर हमने कहा कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये सेल का होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहां पर जो स्वान सेल है हमने कहा था
कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर स्वान सेल प्रेजेंट है, और ये जो स्वान सेल होती है ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या करवा रही है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो यहां पर ये कर रही है यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन। तो इस सेल ने क्या किया है, यहां पर माइलिन शीथ का यहां पर फॉर्मेशन किया है। अभी हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है। उसके अलावा यहां पर आप कुछ यहां पर जगह देखोगे तो इन जगह में क्या होता है कि यहां पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं होता है। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जैसे कि हमने यहां पर एक गैप छोड़ा है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं होता है। तो यहां पर हमने पहले कहा कि ये जो यहां पर सेल है, इस सेल को हमने क्या कहा है, इस सेल को हमने बोला है यहां पर, एक बार देख लेते हैं वापस से। यहां पर जैसे कि यहां पर क्या होता है कि जो माइलिन शीथ होती है ऐसे हो, जो स्वान सेल होती है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि जैसे कि यहां पर अगर मैं एक माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करूं, एक स्वान सेल बनाया है मैंने, तो इस स्वान सेल में क्या होगा कि यहां पर जो इसका क्या होगा, जो सेंटर पार्ट होगा, यहां पर इसका न्यूक्लियस है, उस कंडीशन में यहां पर क्या है कि स्पिंगोमाइलिन शीथ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर माइलिन शीथ का। तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये एक सेल है, तो उस कंडीशन में यहां पर जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा वो डिपोजिशन होगा इसके अंदर होगा। ठीक है, ये डिपोजिशन यहां पर हो रहा है इस पार्ट में। ठीक, और यहां पर अगर दूसरी सेल कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है, यानी कि दूसरी अगर मैं यहां पर स्वान सेल की बात करूं तो वो भी किनारों से कैसी होगी, यहां पर पतली होगी। ठीक है, और हम बात करें कि किनारों पर पतली होगी तो उस कंडीशन में यहां पर जो ये न्यूक्लियस है उसके अलावा यहां पर ही जो इसका सेंटर पार्ट होगा वहीं पर ये किनारों पर पतली है, तो यहां पर सेंटर पार्ट में हमें यहां पर क्या दिखाएगी देगी, माइलिन शीथ दिखाई देगी। यानी कि स्पिंगो जो माइलिन है उसका फॉर्मेशन यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डिपोजिशन सिर्फ यहां पर हो रहा है। अब देखो यहां पर जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर जो दोनों स्वान सेल है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं माइलिन शीथ का, तो ये माइलिन शीथ कहां पर दिखाई दे रही है हमें, सिर्फ सेंटर पार्ट में। जबकि हम बात करें यहां पर जो दोनों स्वान सेल हैं यहां पर आपस में कनेक्टेड फॉर्म में हैं। अब वापस से यहां पर देखो आप, जैसे कि यहां पर अब देखो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर स्वान सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर जो माइलिन शीथ का हमें डिपोजिशन दिख रहा है वो सिर्फ यहां पर सेंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डिपोजिशन यहां तक हो रहा है पूरी सेल के भाई। सिक्रेशन काम जो माइलिन शीथ है उसका काम क्या है, उसको सिक्रेशन का काम किसका है, स्वान सेल का। तो स्वान सेल कहां होगी, यहां पर होगी। अब जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें यहां पर आप देखो कि जो ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ इसके अंदर है। यहां पर ये चीज यहां पर इसकी लेबलिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो पूरी एक सेल है ये एक यहां पर स्वान सेल है, लेकिन इसके अंदर जो डिपोजिशन हो रहा है वो क्या है, यहां पर वो है यहां पर माइलिन शीथ का। ठीक है, तो यहां पर सेल तो पूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर ये पूरा एक एक्सोन है, इसके ऊपर एक पूरी यहां पर क्या है, ये यहां पर कौन सी सेल है, यहां पर स्वान सेल है, और स्वान सेल ही इसके अंदर यहां पर डिपोजिशन कर रही है। अब वैसे यहां पर दूसरी स्वान सेल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर आप देखो तो जिसमें यहां पर इसका सेंटर पार्ट है वहां पर ही डिपोजिशन हो रहा है। लेकिन हम जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर से समझाया कि यहां पर जो दोनों स्वान सेल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर जो ये बीच में यहां पर स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। वहां पर क्या होगा कि वहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहां पर ये लेबलिंग थोड़ी सी अलग है। ठीक है, वापस से आओ, वापस से देखो। अब यहां पर जैसे कि हमने कहा कि यहां पर ये है हमारी स्वान सेल। ठीक है, तो यहां पर ये है यहां पर स्वान सेल। ठीक, और स्वान सेल के अंदर यहां पर इसका न्यूक्लियस है, और यहां पर ये हमें दिखाई देती है यहां पर माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यहां पर
दिखाई देता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं दो स्वान सेल के बीच में जहां पर माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसे हम बोलते हैं यहां पर नोड ऑफ रेनवियर। हमने क्या बोला है कि यहां पर जो कंटिन्यूस जो यहां पर माइलिन शीट है, उन दो माइलिन शीट के बीच में जहां पर माइलिन शीट का डिपोजिशन नहीं है, उसको उस स्पेस को उस भाग को हमने क्या बोला है, नोड ऑफ रेनवियर। यहां पर इसकी लेबलिंग हो जाती है। वापस से इसमें देख लो, तो यहां पर जैसे कि हमने कहा कि यहां पर यह है हमारा, यहां पर एक मिनट, ये यहां पर हमारे जो एक न्यूरॉन है उसके अंदर तीन पार्ट है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सोन है। तो जो डेंड्राइट है यहां पर शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर जाएगी, सेल बॉडी तक। अब जैसे सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी का ये यहां पर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में यहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं यहां पर निजेल ग्रेन्यूल्स, जो कि बने होते हैं आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं वापस से, यहां पर सेल बॉडी हो गया, ये एक्सोन है, एक्सोन का टर्मिनल एंड ब्रांच होकर यहां पर ब्रांच होता है। इसके हम टर्मिनल एंड की बात करें तो यहां पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सिनेप्टिक नोब भी बोलेंगे या लोब बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिनेप्टिक नोब बोला है इसे, और जो ये सिनेप्टिक नोब है इसमें यहां पर कुछ वेसिकल्स दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर ये जो अंदर वाला पार्ट है यहां पर एक्सोन, एक्सोन के बाहर पर पाई जा रही है यहां पर स्वान सेल, स्वान सेल के अंदर यहां पर डिपॉजिट होता है, यहां पर जो स्पिंगोमाइलिन लिपिड होती है उसका डिपोजिशन होता है, और उसी जो सेल की लेयर बनती हुई जाती है यहां पर, उनको हम बोलते हैं यहां पर माइलिन शीट। क्लियर है अब? ठीक है, तो हमने यहां पर बात की है यहां पर न्यूरॉन की। अब जैसे कि कुछ ऐसे न्यूरॉन होंगे जिन पर माइलिन शीट की डिपोजिशन नहीं होगी, और ठीक है, और कुछ ऐसे न्यूरॉन होंगी जिनके ऊपर यहां पर माइलिन शीट की डिपोजिशन होगी। इन्हीं के बेसिस पर हम यहां पर न्यूरॉन्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा होता है हमारा नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, ये बात हुई यहां पर। अब यहां पर हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि माइलिन शीट के बेसिस पर हम न्यूरॉन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर माइलिन शीट, इसके बेसिस पर हम न्यूरॉन को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर टू टाइप के न्यूरॉन दिखाई देंगे, एक होंगे हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरे होंगे नॉन माइलिनेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक, माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरे होंगे हमारे यहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, या फिर हम इसी का दूसरा नाम रखेंगे यहां पर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा इनके ऊपर यहां पर क्या होगी कि यहां पर स्वान सेल देखने को मिलेगी। एक मिनट, स्वान सेल यहां पर भी देखने को मिलेगी और स्वान सेल यहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वान सेल दोनों जगह प्रेजेंट होगी। लेकिन जब हम माइलिन शीट की बात करेंगे तो जो माइलिन शीट होगी वो सिर्फ यहां पर दिखाई देगी। माइलिन शीट कहां पर दिखाई देगी? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। और यहां पर क्या होगी? नो माइलिन शीट प्रेजेंट। ठीक, यहां पर माइलिन शीट हमें एब्सेंट दिखाई देगी। अगर हम बात करें यहां पर तो जो माइलिन शीट है कहां कहां प्रेजेंट होगी, तो ये एग्जाम्पल में एनसीईआरटी बात करती है, यहां पर क्या बात करती है, कहां कहां प्रेजेंट होगी? कहां प्रेजेंट होनी चाहिए? तो ये प्रेजेंट होती है हमारे क्रेनियल नर्व्स में और
प्रेजेंट होती है ये हमारी स्पाइनल नर्व्स में। उसके अलावा नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड की बात करें तो यहां पर इसको बताया जाता है हमारा जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, और या फिर हम बात करें यहां पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर यहां पर बात करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम वापस से देखें तो यहां पर आप देखोगे कि जो माइलिनेटेड नर्व है, जैसे कि यहां पर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल एंड दे डज नॉट फॉर्म एनी माइलिन शीथ एंड अराउंड एक्सोन एंड कॉमनली फाउंड इन द कहां पर ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस और कहां सोमेटिक नर्वस सिस्टम में होगा। जबकि यहां पर बात करती है माइलिनेटेड एंड नॉन, तो देन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व्ड विद स्वान सेल। ठीक, तो ये कहां पर फॉर्म माइलिन शीथ एंड अराउंड एक्सोन द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो यहां पर क्या बात की है इसने कि माइलिनेटेड कहां पर पाई जा रही है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में। वहीं पर हम बात करें तो कहां पर अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड कहां पर प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट होगी एक तो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, और दूसरा ये प्रेजेंट होगी हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। अब देखो, जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन किया था, उस कंडीशन में क्या कहा था कि हमने कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसी का पार्ट क्या होते हैं हमारे यहां पर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है उसको माइलिनेटेड में रखा है, वहीं पर जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसको नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर न्यूरॉन के अंदर रखा है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने यहां पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिया है, तो हमें सिर्फ एग्जांपल ऐसे याद रखने। माइलिनेट, अगर हम ब्रेन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, तो वहां पर माइलिनेटेड में क्रेनियल नर्व्स होंगे और स्पाइनल नर्व्स होंगे। वहीं पर नॉन माइलिनेटेड है या फिर अनमाइलिनेटेड है, इसके अंदर यहां पर सोमेटिक होगा और ऑटोनोमस नर्वस न्यूरॉन सिस्टम होगा या नर्वस सिस्टम होगा, यहां पर देखने को मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर कोई दिक्कत है? बस यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जब हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होती है चीजें। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल पर ध्यान देना है यहां पर कि यहां पर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है वो कौन कौन से कहां कहां देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी रीड करना, अगर कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।